हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के सेशन में हम लोग जो लेनिन एंड रोज़ा लग्जमबर्ग के बीच में जो डिबेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये जो डिबेट है वो किन इश्यूज़ के लिए है? ये इम्पीरियलिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिवॉल्यूशनरी पार्टीज़ का जो नेचर है उसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसको लेकर इनके बीच के जो व्यूज़ हैं वो थोड़े डिफ़र करते हैं। दो कि दोनों ही मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, दोनों ही मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं इम्पीरियलिज्म को एंड रिवॉल्यूशनरी पार्टीज़ के स्ट्रक्चर को, बट स्टिल इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इन्होंने अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है कि इम्पीरियलिज्म का नेचर क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। ओके, तो ये जो डिबेट है, जो ये क्लैश है दो मेजर मार्क्सिस्ट थिंकर के बीच में, जिसे हम लेनिन रोज़ा डिबेट के नाम से जानते हैं, तो इसी क्लैशेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, किस तरीके से लेनिन ने इम्पीरियलिज्म के नेचर और इम्प्लीकेशन को डिफ़ाइन किया है, और किस तरीके से जो रोज़ा लग्जमबर्ग है उन्होंने किस तरीके से डिफ़ाइन किया है इम्पीरियलिज्म को, एंड जो रिवॉल्यूशनरी पार्टीज स्ट्रक्चर है उसको लेकर दोनों कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं एक दूसरे को। तो इसको हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो हियर ब्रीफ अबाउट मी, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी गाइज़, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे डेली लेक्चर्स लेकर आते हैं, और यहाँ पर मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अगर आपको आईआर पर लेक्चर्स चाहिए, आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर लेक्चर चाहिए, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या इंडियन पॉलिटिकल थॉट, या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो इन पर एक सेपरेट लिस्ट सबकी बनी हुई है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। उन प्लेलिस्ट पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि हम लोग फ्यूचर में बेटर क्वालिटी वीडियोस क्रिएट कर सके अगर हमारी रीच आउट इंक्रीज़ होती है तो। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं फॉर द फर्दर अपडेट्स। एंड कोई क्वेरी है आपको, कोई डाउट है, उसके लिए भी। तो आइए हम लोग आते हैं अपने सेशन में, अपने आज के इस लेक्चर में, कि जो इम्पीरियलिज्म एंड रिवॉल्यूशनरी पार्टीज स्ट्रक्चर को लेकर लेनिन रोज़ा लग्जमबर्ग की जो डिबेट है वो क्या है। तो हम सबसे पहले लेनिन की पोजीशन को देखते हैं, या लेनिन के व्यूज़ को देखते हैं रिगार्डिंग टू इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म बेसिकली क्या है? कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का एक्सपेंशन होना बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। ओके, किस तरीके से जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी, उन्होंने एक्सपेंशन की जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की दुनिया भर में, जिसके आप फिनोमिनाज देख सकते हो, जैसे कि कोलोनियलिज्म। जो ब्रिटेन है उसने भी इंडिया को अपनी एक कॉलोनी बनाई थी, और आपको पता है कि यहाँ पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली सब्जुगेट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो इम्पीरियल पावर होती है वो क्या करेगी? कॉलोनियल जो कंट्री है उसके रिसोर्सेज पर कब्जा करेंगे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और प्रॉफिट जनरेट करेंगे, सरप्लस वैल्यू जनरेट करेंगे, और उसको कहाँ ले जाएंगे? अपनी मदर कंट्री में। जिस तरीके से मान लीजिए आपने जो दादा भाई नौरोजी की एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ड्रेन वेल्थ। ओके, ड्रेन वेल्थ का कंसेप्ट, कि किस तरीके से इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके इंडिया की लैंड, लेबर और एंड नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करके सरप्लस एंड वेल्थ जनरेट की जाती थी, और इस वेल्थ को कहाँ पर ड्रेन आउट किया जाता था, कहाँ पर ले जाया जाता था? यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में, और वहाँ पर इसको यूटिलाइज कर रहे थे। तो इस तरीके से ये एक्सपेंशन जो इम्पीरियलिज्म है, इसको लेकर लेनिन क्या कहते हैं कि जो इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ हैं, इम्पीरियलिस्टिक मतलब एक्सपेंशन की, जो एक्सपैंड कर रहे थे ये लोग ना अपने अपने कंट्रोल को, अपने डोमिनेंस को एक तरीके से, ये इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ कैपिटलिज्म जो फिलॉसफी है, या जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसका इनहेरेंट नेचर है। तो एक तरीके से जो कैपिटलिस्ट स्टेट हैं, ये इनका नेचर ही था कि ये दुनिया भर में अपना एक्सपेंशन करेंगे, और जो
कमज़ोर देश हैं, जो वीकर नेशंस हैं, उनके रिसोर्सेज या वहाँ की मार्केट को एक्सप्लॉइट करेंगे। जिस तरीके से इंटरनली ये क्या कर रहे थे, अपने ही जैसे कैपिटलिज्म में आपने क्या देखा होगा कि जो सोसाइटी होती है वो दो क्लासेस में डिवाइड होती है। एक होती है हैव्स क्लास, दूसरी होती है हैव्स नॉट क्लास। इसमें वर्कर्स आ जाते हैं, ओके, और इसमें कौन से आ जाती है, कैपिटलिस्ट क्लास आ जाती है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज की ऑनरशिप होती है। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो कैसे होगा कि एक तो वो होंगे जो फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ के मालिक होते हैं, और दूसरी तरफ क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। ये हमने मार्क्सिज्म में पढ़ा हुआ है कि दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस होती हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में। अब यहाँ पर जो कंपनी, जो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं, ऑनर्स हैं, ये एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को। किस लिए? और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे, कम वेजेस देंगे, और उससे क्या करते हैं, ये सरप्लस वैल्यू जनरेट करते हैं और ये और अमीर होते जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो लेनिन यहाँ पे कह रहे हैं कि यही चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर एडवांस हो गई। जो कैपिटलिज्म या एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम एक देश के अंदर चल रहा था, एक नेशन के अंदर चल रहा था, वही अब इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। अब इंटरनेशनल लेवल पे ये कैसे काम करता है कि कुछ पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, जिन्हें कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ आप कह सकते हो, इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ आप कह सकते हो, वो क्या करेंगी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो पुअर नेशन है, जो गरीब देश है, उनको कंट्रोल करेंगी और उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगी, लेबर को एक्सप्लॉइट करेंगे, वहाँ के जो जितनी भी चीज़ें, मार्केट को एक्सप्लॉइट करेंगे और वहाँ से सरप्लस वैल्यू जनरेट करेंगे अपने लिए। ओके, तो ये इंटरनेशनल फिनोमेना के बेसिस पे हम इम्पीरियलिज्म को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लेनिन क्या कह रहे हैं कि जो भाई इम्पीरियलिज्म है वो इंटरनेशनल लेवल पे ये एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि ये कैपिटलिज्म का इनहेरेंट नेचर है। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको यहाँ पे पढ़ाऊँ तो जो इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, लेनिन की एक किताब है, एक बुक है, जिसमें इन्होंने इम्पीरियलिज्म को क्या बोला है, हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म। ओके, जब ये इंटरनेशनल लेवल पे आ गया इम्पीरियलिज्म, तो ये कैपिटलिज्म की हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है। इसी बात से रोज़ा लग्जमबर्ग क्या करेंगी, डिफ़र करेंगी, वो इससे डिसएग्री करती हैं इस पॉइंट से। रोज़ा लग्जमबर्ग का मानना है कि जो इम्पीरियलिज्म है ये हाईएस्ट स्टेज नहीं है। अभी जब हम पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे, पहले हम लोग लेनिन का समझ लेते हैं। तो लेनिन क्या कह रहे हैं कि इम्पीरियलिज्म क्या है, हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके बीच में डिबेट का कारण बनते हैं, डिफरेंसेस का कारण बनते हैं, इनको आप नोट करते जाना। ओके, अभी समझ लो कि जो लेनिन है वो क्या कह रहे हैं इम्पीरियलिज्म को। तो लेनिन कह रहे हैं कि जो इम्पीरियलिस्ट पावर है ना, वो क्या कर रही हैं, वो अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, और यहाँ पर वो क्या करते हैं, सरप्लस वैल्यू जनरेट करते हैं, और इस तरीके से इनका ग्लोबल एक्सपेंशन देखने को मिलता है ड्यू टू देयर इनहेरेंट नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। और इनकी पॉलिसीज़ क्या है कि वो भाई सरप्लस प्रॉफिट को जनरेट करने की जो पॉलिसी है उसको परस्यू करेंगे। ओके, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जो भाई ये जो ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं ना, जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, या इम्पीरियलिस्ट पावर हैं जो ना, ये क्या करती हैं, अलायंसेस बना लेती हैं। ओके, अब ये अलायंसेस बनाकर क्या कर रही हैं, और ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको इन्होंने जो इम्पीरियलिज्म हमने लेनिन का पढ़ा, तो इन्होंने क्या बताया कि इम्पीरियलिज्म क्या है, हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है, और दूसरा इम्पीरियलिज्म क्या है, एक तरीके से जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं इनका ग्लोबल एक्सपेंशन है। ओके, ग्लोबल लेवल पर ये कैपिटल को एक्सपोर्ट करती हैं, जो लेस डेवलप्ड रीजन हैं या कंट्रीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट करती हैं ताकि ये अपना डोमिनेंस मेंटेन रखे। समझ में आ गया लेनिन का पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेनिन का इम्पीरियलिज्म को लेकर ये हो गया। दूसरा है इनका रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल को लेकर।
लेनिन का ये मानना था कि जो दुनिया भर के वर्किंग क्लास हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन के हों चाहे वो नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन के हों, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, वर्किंग क्लास को यूनाइट होना है ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर जो हैव्स नॉट क्लास है, ओके, जो वर्किंग क्लास है उनको यूनाइट होना है, ताकि हम लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम को या कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म को एंड कर सके, ख़त्म कर सके। ओके, तो ये इनका 2 पॉइंट हो गया, इंपीरियलिज्म को लेकर और जो रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल है उसके नेचर को लेकर। ओके, तो अब आते हैं हम रोज़ा लग्जमबर्ग के पर्सपेक्टिव ऑन इंपीरियलिज्म को। तो इंपीरियलिज्म सिंपल सा क्या है, एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म इनटू अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल। तो यहाँ पर जो रोज़ा लग्जमबर्ग है वो भी इस चीज़ को मानती हैं कि जो इंपीरियलिज्म है इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म इनटू अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। बट क्यों ये एक्सपेंशन कर रहा है, इस बात पर डिफ़र करें। देखो, इंपीरियलिज्म की बेसिक मीनिंग जो है, जो समझ है, वो तो दोनों की एक ही है, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना है कि किस तरीके से दोनों इसके नेचर को कैसे डिफ़र कर रहे हैं। इंपीरियलिज्म की बेसिक मीनिंग तो वही रहेगी कि भाई हाँ, एक्सपेंशन ऑफ द कैपिटलिज्म इनटू द अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड या अक्रॉस द वर्ल्ड, ये है इंपीरियलिज्म। लेकिन रोज़ा लग्जमबर्ग कहती हैं कि जो इंपीरियलिज्म है ये कैपिटलिज्म का इनहेरेंट नेचर नहीं है, ये एक पॉलिसी है जो बाय चॉइस बनाई गई है। ओके, ऐसा थोड़ी है कि कैपिटलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है तो कैपिटलिज्म के द्वारा जो इंपीरियलिज्म है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। जैसे कि कार्ल मार्क्स और लेनिन, इन सब ने इंपीरियलिज्म कैपिटलिज्म में को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझना है कि स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट होती हैं। ओके, जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे पड़ी है कि भाई पहले कैपिटलिज्म आएगा, देन सोशलिज्म आएगा, देन कम्युनिज्म आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर रोज़ा लग्जमबर्ग का मानना ये था कि भाई जो इंपीरियलिज्म है ये बाय चॉइस एक पॉलिसी बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि ये एक स्टेज या फाइनल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट है कैपिटलिज्म की। तो ये कोई स्टेज नहीं है, ये पॉलिसी चॉइस है जो लोगों के द्वारा बनाई गई है। ओके, तो ये पहला डिफरेंस आपको समझ में आया। अब ये क्यों पॉलिसी चॉइस बनाई गई है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो लेनिन के साथ इनका डिसएग्रीमेंट है रोज़ा लग्जमबर्ग का। दूसरा चीज़ इसको लेकर कि जो वर्किंग क्लास है एक्सप्लॉइटेड नेशन में, वो खुद ही कैपेबल हैं कि वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल को लीड कर सकें विदाउट द इंटरवेंशन फ्रॉम द आउटसाइड पार्टीज़। जबकि लेनिन क्या कर रहे थे कि दुनिया भर के जो वर्कर्स हैं उनको यूनाइट हो जाना चाहिए और एक साथ लड़ना चाहिए ताकि हम कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकें। यहाँ पर रोज़ा लग्जमबर्ग इस बात से डिसएग्रीमेंट रखती हैं और कहती हैं कि भाई जो एक्सप्लॉइटेड नेशन, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, उनकी वर्किंग क्लास खुद ही कैपेबल है लीडिंग टू देयर ओन पॉलिटिकल स्ट्रगल। ओके, तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि कैपिटलिज्म कैसे ख़त्म होगा, once it run out of the pre-capitalist societies to exploit। मतलब कि अगर जो रोज़ा लग्जमबर्ग है ये कहती हैं कि भाई जब ये प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ ख़त्म हो जाएंगी दुनिया से तो कैपिटलिज्म एंड हो जाएगा। क्योंकि भाई अब कैपिटलिज्म या इंपीरियलिज्म कैसे एक्सपैंड कर रहा है, कैपिटलिज्म दुनिया भर में कैसे एक्सपैंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये यूनाइटेड किंगडम है, ये इंडिया है। भाई इंडिया उस समय जब कॉलोनी बनाया था यूके ने इंडिया को, तो इंडिया कोई इंडस्ट्रियल कंट्री तो नहीं थी उस समय। यूके क्या था, ब्रिटेन क्या था, इंडस्ट्रियल कंट्री थी, कैपिटलिस्ट कंट्री थी। इसने ये प्री कैपिटलिस्ट कंट्री को अपना कॉलोनी बना लिया एक्सप्लॉइट करने को। तो यहाँ मतलब ये है कि जब दुनिया भर में प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ जो अंडर डेवलप्ड एंड ऑल हैं ये ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ये किसको कॉलोनीज़ बनाएंगे। ओके, इसको और थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। रोज़ा लग्जमबर्ग के जो पर्सपेक्टिव है इंपीरियलिज्म को, मे भी अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो इसे और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे पे समझते हैं। रोज़ा लग्जमबर्ग का जो पर्सपेक्टिव है इंपीरियलिज्म के, इनकी एक किताब है द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, जिसमें इन्होंने डिटेल में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर किया है। तो इन्होंने कहा है कि जो इंपीरियलिज्म है
ये बेसिकली जो जिस तरीके से लेनिन डिस्क्राइब करते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरीके से ये डिसएग्री करती हैं लेनिन के कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इम्पीरियलिज्म एज अ फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। मैंने पहले ही बोला कि जो रोज़ा लग्जमबर्ग है वो कहती हैं कि भाई ये कोई फाइनल स्टेज या एडवांस स्टेज नहीं है कैपिटलिज्म की, जैसा कि लेनिन कह रहे हैं। लेनिन ने यहाँ पर क्या कहा था कि जो इम्पीरियलिज्म है, हमने कहाँ पढ़ा था, हाँ, जो लेनिन ने कह रहे थे कि हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज है कैपिटलिज्म की। यहाँ पर रोज़ा लग्जमबर्ग इस बात से डिसएग्री करती हैं और कहती हैं कि भाई इम्पीरियलिज्म ना फाइनल स्टेज या लास्ट स्टेज नहीं है ऐसा कुछ कैपिटलिज्म की। यहाँ पर जो इम्पीरियलिज्म है वो बाई चॉइस एक पॉलिसी एक्शन बनाई गई है, एक पॉलिसी बनाई गई है बाई चॉइस। ओके, कोई स्टेज नहीं है। और ये चॉइस क्यों बनाई गई है, ये पॉलिसी क्यों चूज़ की गई है, क्योंकि ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। जो इम्पीरियलिज्म है ये टेम्पररी सोल्यूशन है टू द प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन विद इन दी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है और उस कॉन्ट्रडिक्शंस को सॉल्यूशन देने के लिए इम्पीरियलिज्म को एक पॉलिसी के रूप में चूज़ किया गया, एक पॉलिसी के रूप में डिज़ाइन किया गया। किसके द्वारा? इम्पीरियल पावर के द्वारा। ओके, तो ये कोई फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म नहीं है। तो लग्जमबर्ग यहाँ पर फाइनली एक चीज़ समझ में आ गई कि इस डिबेट में पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है लेनिन के बीच में एंड रोज़ा लग्जमबर्ग के बीच में, वो है इम्पीरियलिज्म के नेचर को लेकर। ओके, तो जो रोज़ा लग्जमबर्ग है वो कहती हैं कि इम्पीरियलिज्म क्या करता है, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, टेम्पररी सोल्यूशन। ये किस लिए? आउटलेट फॉर दी सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल जनरेट किया गया था इन कॉलोनियल या इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के द्वारा, जो अपने देश में, जैसे अपने देश में अब ये जो सरप्लस वैल्यू क्रिएट की गई थी, इसको रोज़ा लग्जमबर्ग कहती हैं। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज सरप्लस वैल्यू क्रिएट किया, ओके, जैसे वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन करके, प्रॉफिट जनरेट करके, इस तरीके से ये थ्रू इंटरनल कॉलोनाइजेशन से जनरेट किया गया था। इंटरनल कॉलोनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स था उसका इंटरनल कॉलोनाइजेशन हुआ था। भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स था उसकी लैंड, रिसोर्सेज, इन सबको यूटिलाइज किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया और इस तरीके से इन्होंने सरप्लस वैल्यू जनरेट कर ली। तो अब यहाँ पर उस कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उस प्रॉब्लम या डिसबैलेंस या इनस्टेबिलिटी को सॉल्यूशन देने के लिए एक इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी डिज़ाइन की गई। ओके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो जो इनका जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है नेशनल लेवल पे इनके देश में, वो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से कोलैप्स हो जाता। तो उसको स्टेबल बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी डिज़ाइन की, वो थी इम्पीरियलिज्म, ताकि इम्पीरियलिज्म एक आउटलेट प्रोवाइड कर सके फॉर दी सरप्लस कैपिटल को। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लेनिन की जो थ्योरी थी इम्पीरियलिज्म की अंडरस्टैंडिंग को लेकर, उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं और कहती हैं कि भाई लेनिन ने क्या किया है कि जो नॉन कैपिटलिस्ट मार्केट्स हैं उनके रोल को नेग्लेक्ट किया है। ओके, तो ये हो गया रोज़ा लग्जमबर्ग का यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू द कैपिटलिज्म। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और आपको इजी बनाने के लिए हैंड रिटन नोट्स किए थे कि भाई जो डिबेट है लेनिन और रोज़ा लग्जमबर्ग के बीच में, वो कैपिटलिज्म और इम्पीरियलिज्म के बीच की रिलेशनशिप और इनके नेचर और इम्प्लीकेशन को लेकर है। लेनिन एक तरफ क्या कहते हैं कि जो इम्पीरियलिज्म है ये इनहेरेंट नेचर था, ये तो एक्सपेक्टेड था कि भाई ये स्टेज आएगी ही आफ्टर कैपिटलिज्म। ओके, जिस तरीके से वो लोग डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी या जो डायलेक्टिकल मेथड्स है उसके द्वारा जो समझा गया था, उसके द्वारा जो कैपिटलिज्म के बाद ये स्टेज आनी ही थी लेनिन के अकॉर्डिंग। और इम्पीरियलिज्म क्या है, हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज है कैपिटलिज्म की। ओके, वहीं पर जो रोज़ा लग्जमबर्ग है वो कहती हैं कि नहीं, इम्पीरियलिज्म एक चॉइस बनाई गई थी, किसके द्वारा, जो कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ थी, क्योंकि जो इनका इंटरनल
इंटरनली स्टेबल करना था अगर कैपिटल को, तो उन्हें एक्सपैंड करना ही पड़ा एक्सटर्नली। ओके और इसलिए ये अब इस चीज़ को अपने देश के अंदर उनका कैपिटलिस्ट सिस्टम कोलैप्स ना हो, इसके लिए उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया आउटसाइड ऑफ देयर कंट्रीज़, और इसके लिए इम्पीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म जैसी पॉलिसीज़ या फिनोमिनाज आपको देखने को मिलते हैं। ओके तो अब ये था इम्पीरियलिज्म के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू को जिसमें दोनों डिफ़र करते हैं, वो है रिवॉल्यूशनरी पार्टी स्ट्रक्चर को लेकर। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंसेस का, तो लेनिन का क्या पर्सपेक्टिव था। लेनिन ने जो सेंट्रलाइज्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई एक स्मॉल पार्टी ऑफ वेल ट्रेन्ड एलिट्स होनी चाहिए, और यहाँ पर जो प्रोलेटरेट क्लास है उसको वो गाइडेंस देंगे। तो वैनगार्ड पार्टी सिस्टम का कंसेप्ट दिया लेनिन ने कि भाई एक पार्टी सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें प्रोफेशनल उसके मेंबर्स होंगे। ओके इसके मेंबर्स जो होंगे वो प्रोफेशनल होंगे, और जो ये पार्टी सिस्टम होगा ये इसमें डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जाएगा या प्रैक्टिस किया जाएगा। ये पार्टी जो रहेगी वो हाईली सेंट्रलाइज्ड रहेगी, डिसिप्लिन्ड रहेगी एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाएगा। ओके जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं उसको मेंटेन किया जाएगा कंसिस्टेंट पॉलिसीज से। ओके तो मैंने डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हो। लेनिन जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उस पर मिल जाएगी आपको, ताकि आपको ये और डिटेल में समझ में आए। यहाँ पर मैं वैसे बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बस ये रेफरेंस के लिए कर रहे हैं कि जो लेनिन थे उनका पार्टी स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। दूसरा था ओपन टू कोलैबोरेशन। लेनिन कहते हैं कि जो पार्टी स्ट्रक्चर है दो की ये रिजिड है, लेकिन हम अदर सोशलिस्ट पार्टीज़ के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं टू अचीव द कॉमन गोल्स। ओके अगर दुनिया भर में जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी वहाँ पर उनके लिबरेशन के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, और उसके लिए हम इकट्ठे हो सकते हैं ताकि जो ये इम्पीरियल पावर्स हैं इनके खिलाफ हम लड़ सकें, फाइट कर सकें। ओके तो ये है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि लेनिन के साथ इंडिया के कौन से जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो जाकर मीटिंग की थी, जो इंडिया में कम्युनिज़्म या कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ को काफ़ी प्रमोट करते थे। हम उनको इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ते भी हैं। ओके तो मुझे कमेंट करके बताओ कौन थे जो लेनिन से मिलने भी गए थे और फिर उनके साथ कुछ डिफरेंसेस हो गए थे इस कोलैबोरेशन को लेकर भी। क्योंकि लेनिन कह रहे थे कि भाई अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए कॉलोनियल मास्टर से, तो आपको कांग्रेस के साथ में क्या करना होगा, हाथ मिलाना होगा। इस कांग्रेस के साथ में आप मिलकर चलें ताकि आप इंडिपेंडेंस गेन कर सकें, फिर हम अपनी पॉलिसीज़ को लागू करेंगे। बट वो जो फ्रीडम फाइटर जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनको हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के रूप में पढ़ते भी हैं, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ओके क्योंकि कांग्रेस को वो क्या मानते थे, ये कैपिटलिस्ट क्लास के पीपल्स हैं और एक तरीके से बुर्जुआ क्लास हैं, ये मानते थे। तो इनके कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। तो मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको याद, आप कनेक्ट कर पा रहे हो या गेस कर पा रहे हो तो। ठीक है तो ये पार्टी स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको लेनिन का। अब अगर हम ये देखें जो रोज़ा लग्जमबर्ग है, इन्होंने कैसे इस अप्रोच को क्रिटिसाइज़ किया है जो लेनिन ने दिया था पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। सबसे पहला रोज़ा लग्जमबर्ग का ये मानना था कि अगर आप एक सेंट्रलाइज्ड एक तरीके से रिजिड पार्टी सिस्टम्स बनाओगे कुछ प्रोफेशनल एलिट्स का, तो ये क्या होगा, यहाँ पर टायरनी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें अवॉइडेंस ऑफ जो टायरनी है उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हमें टायरनी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पावर इन द हैंड ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये इनका मानना था, क्योंकि अगर कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनके पास कुछ ज़्यादा पावर आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी, तो इस तरीके से जो फ्रीडम ऑफ थॉट है ना या आइडियाज़ हैं वो सप्रेस किए जा सकते हैं। ये पहला डिफरेंस। दूसरा है डेमोक्रेसी इन पार्टी स्ट्रक्चर्स। रोज़ा लग्जमबर्ग का मानना था कि जो लेनिन यहाँ पर बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को की लेकर, सो इन द नेम ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड पार्टी स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, यहाँ पर डेमोक्रेसी ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमें जो पार्टी स्ट्रक्चर है उसको मोर डेमोक्रेटिक अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर वर्किंग क्लास का ग्रेटर से हो,
इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। वहीं पर कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेनिन क्या कह रहे हैं कि हम अदर सोशलिस्ट पार्टीज़ के साथ ही कोलैबोरेट करेंगे, जबकि यहाँ पर जो जो रोज़ा लग्जमबर्ग है उनका ओपिनियन था कि भाई जो अदर नॉन सोशलिस्ट ग्रुप्स हैं जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन फिलॉसफी है, उनके साथ भी हमें कोलैबोरेट कर लेना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो आई होप कि आपको ये जो डिफरेंसेस हैं, डिबेट के इश्यूज़ थे, वो क्लियर हो रहे हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूँ इस डिबेट के डिस्कशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेनिन एंड लग्जमबर्ग हैं दोनों ही रिकॉग्नाइज करते हैं एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ द कैपिटलिज्म। भाई जो इम्पीरियलिज्म है उसको, उस फिनोमिना को दोनों ने एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया, और इन्होंने ये माना कि भाई जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, जो कैपिटलिज्म है, इसमें एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज होती है। बट क्यों होती है, कैसे होती है, इसको लेकर दोनों के बीच में डिफरेंस है। दोनों ये मानते हैं कि कैपिटलिज्म में एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया है कि किस तरीके कैसे ये काम कर रहा है, कैसे ये फिनोमेना ऑपरेट हो रहा है, और इसका नेचर कैसा है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे हैं, इसको लेकर दोनों के बीच में डिफरेंस है। वहीं पर आप देखोगे कि जो इम्पीरियलिज्म को एक फंडामेंटल फीचर्स ऑफ एडवांस्ड कैपिटलिज्म के रूप में देखा गया लेनिन का, और लेनिन ने क्या कहा था, कैपिटलिज्म क्या है, हाईएस्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है। जो इम्पीरियलिज्म है वो कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज एंड फाइनल स्टेज है, ये बोला गया लेनिन के द्वारा। वहीं पर लग्जमबर्ग जो रोज़ा लग्जमबर्ग है, उनका मानना था कि भाई इम्पीरियलिज्म क्या है, एक टेम्पररी सॉल्यूशन है टू कैपिटलिज्म के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन का। ओके, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे जिसे हम कंक्लूड कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर आप देखो फर्दर इसको कि क्या सिग्निफिकेंस है लेनिन रोज़ा डिबेट की इन पॉलिटिकल साइंस में। तो इस डिबेट का जो लेनिन एंड रोज़ा के जो डिबेट है, एक तरीके से मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट को शेप करने में, क्लैरिटी लाने में, और डाइवर्स लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव के डेवलपमेंट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। देखो पहले लेनिन मार्क्स का एक पर्सपेक्टिव था, जैसे कार्ल मार्क्स ने अपना पर्सपेक्टिव दिया, ओके, फिर लेनिन ने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया या कुछ अपना ओरिजिनल थ्योरी दिया, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन दिया, तो डाइवर्सिटी आई मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में। फर्दर जब जो रोज़ा लग्जमबर्ग है, इन्होंने अपने पर्सपेक्टिव्स दिए जो अलग थे लेनिन से, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी आ गई लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव्स में। ओके, तो ये इनरिच करता है एकेडमिक वे पे भी, थ्योरी को भी। ओके, तो लेनिन रोज़ा डिबेट है वो अभी भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है जो स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी एंड फिलोसफी, ओके, इंटरनेशनल रिलेशन में भी अभी भी बहुत सारे डिस्कशन है जो इम्पीरियलिज्म को लेकर प्रेजेंट में भी उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब नए कंसेप्ट बहुत सारे हैं अभी प्रेजेंट में, जैसे न्यू कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। ओके, सो न्यू कॉलोनियलिज्म या क्रोनी कैपिटलिज्म के कंसेप्ट, ये कुछ नए कंसेप्ट हैं जिसमें अभी भी इस डिबेट का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमीज़ का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको शेप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अभी भी है। सो रेलेवेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि भाई इम्पीरियलिज्म, ओके, जो न्यू कॉलोनियलिज्म के कंसेप्ट अभी ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए हैं दुनिया से। कॉलोनियल जो ट्रेडिशनल नेचर था कॉलोनियलिज्म का वो ज़रूर एंड हो गया है, लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल नेचर आ गया है कॉलोनियलिज्म का। भाई पहले क्या होता था, यूनाइटेड किंगडम इंडिया को आकर अपनी कॉलोनी बना ली, यहाँ पे आपके रह रहे हैं, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली सब्जुगेट किया। अब क्या करें, अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि इंडिया को आके कॉलोनी बना ले। अब न्यू कॉलोनियलिज्म में किस तरीके से होगा कि भाई ये अपनी मार्केट पॉलिसी ऐसी डिज़ाइन करेंगे, अपनी ट्रेड पॉलिसी ऐसी डिज़ाइन करेंगे कि यहाँ की इनकी मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सके, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। अब इससे बहुत सारे तरीके होते हैं, कस्टम ड्यूटी को लेकर होता है, बहुत सारे टैक्सेशन सिस्टम्स को लेकर होता है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको लेकर होता है। तो ये न्यू कॉलोनियलिज्म में आ जाता है। ओके, तो अभी भी ये रेलेवेंट है, ऐसा नहीं कि रेलेवेंट नहीं है। तो ये था आज का डिस्कशन
जो लेनिन रोज़ा डिबेट है उसको लेकर के, जहाँ पर हमने इम्पीरियलिज्म और रिवॉल्यूशनरी पार्टी स्ट्रक्चर को लेकर दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखा काफ़ी डिटेल में। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। और बाकी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि मुझे उन इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के रूप में हम जिन्हें पढ़ते हैं, फ्रीडम फाइटर, उनका नाम मेंशन करिएगा जो लेनिन के साथ जिनका कनेक्शन था। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा गाइस, प्लीज़ कमेंट करिएगा अपना ओपिनियन नीचे ज़रूर। और यस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। देखो ना, चैनल की ग्रोथ होगी और हम ताकि तो ही हम बेटर क्वालिटी वीडियोस फर्दर क्रिएट कर सकते हैं ना, ताकि कुछ रिसोर्सेज हम लोग जनरेट कर सकें। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए एंड आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।